नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको मराठी का ग्रामर बताने वाला हूँ, मराठी व्याकरण बताने वाला हूँ, जो कि 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी सोचते हो कि मराठी का व्याकरण में जितना भी मार्क्स आता है, जैसे एग्जाम में आता है, जैसे 60 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है, तो 16 में 16 मार्क्स पूरा मराठी व्याकरण में आपको मिल जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में पूरे ग्रामर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कुछ ही दिन में आपको एक ग्रामर का टेस्ट भी मैं रखने वाला हूँ लाइव क्लास में, तो उसमें आप जरूर जुड़िएगा, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम सारे के सारे जो ग्रामर्स 10th क्लास के एग्जाम में आने वाले हैं वह यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, और साथ साथ में वही सारे ग्रामर्स 9th क्लास में ही पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रामर आते हैं और कितने मार्क्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वहाँ पे आपको ग्रामर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वहाँ पे कौन कौन से ग्रामर होंगे, पहला हमारा होगा वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार क्या होता है वो मैं डीपली बाद में आपको बता रहा हूँ। वाक्य प्रकार आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। और वाक्य रूपांतरण, वाक्य को रूपांतर करना मतलब वाक्य को हमें चेंज करना रहेगा, वो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। और एक आएगा वाक्य प्रचार, मुहावरा जिसको बोलते हैं, वाक्य प्रचार, ये भी 4 मार्क्स, मतलब टोटल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 8 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, जिसमें क्या रहेगा, कुछ और भी ग्रामर्स रहेंगे, जैसे शब्द संपत्ति 4 मार्क्स के लिए आएगा। लेखन नियमानुसार होता है वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। और विराम चिन्ह 2 मार्क्स के लिए, मतलब यहाँ टोटल 8 मार्क्स यहाँ मिल जाएगा और 8 मार्क्स यहाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में 8 नंबर और 4 में 8 नंबर, टोटल आपको कितने मिल गए, 16 नंबर। और 16 मार्क्स पाना बहुत ही आसान है, इतना टफ नहीं है। मैं आपको सारे के सारे ग्रामर कैसे लर्न करने हैं, कैसे याद करने हैं, सब एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं वाक्य प्रकार। देखिए वाक्य प्रकार कितने होते हैं मराठी में, जैसे हिंदी में, इंग्लिश में होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी वाक्य के प्रकार होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला हमारा है विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी, उद्गारार्थी। यह 4 टोटल प्रकार हैं वाक्य के। आपको ये सब वाक्य के प्रकार मराठी में याद होने चाहिए और उसका डेफिनेशन भी याद होना चाहिए, जिससे आप आसानी समझ पाएँ कि ये विधानार्थी है, प्रश्नार्थी है, आज्ञार्थी है या उद्गारार्थी है। यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पहले आपको पहचानना रहेगा कि वाक्य के प्रकार कौन सी, यह बताइए। उसके बाद क्या रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, उसे कैसे रूपांतरण करना है यह भी आता है। तो रूपांतरण करना तो मैं बाद में बताने वाला हूँ, पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, सुरेश दीट मुलगा आहे, यह होकारार्थी वाक्य। होकारार्थी मतलब यह पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब यह असर्टिव सेंटेंस है। दूसरे में दिया है, सुरेश भित्रा मुलगा नाही, यहाँ पे मतलब यह सेंटेंस क्या, मतलब दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि यह सेंटेंस निगेटिव हो गया, नकारार्थी हो गया, और ऊपर वाला होकारार्थी हो गया। तो ये इस तरह होकारार्थी, नकारार्थी, यह दोनों विधानार्थी जो वाक्य होता है उसी के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि हमारा होता है असर्टिव ये 2 होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो ये होकारार्थी मीन्स हो गया हमारा अफर्मेटिव, और नकारार्थी मीन्स क्या हो गया, निगेटिव। आपको केवल डेफिनेशन उसका प्रॉपर सही तरीके से याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा है, होकारार्थी है, नकारार्थी है कि प्रश्नार्थी है या विधानार्थी, जो भी रहेगा। यहाँ पे देखिए एक चेंज करने के लिए बताया गया है, हा मुलगा खूब उंच आहे, विधानार्थी होकारार्थी वाक्य, मतलब यह है विधानार्थी होकारार्थी, लेकिन इसी वाक्य को यहाँ पे क्या है, चारों वाक्य में चेंज किया गया है। देखिए पहला हमारा क्या है, प्रश्नार्थी में चेंज करना है, तो कैसे यहाँ पे किया गया है, हा मुलगा खूब उंच आहे, यह तो विधानार्थी था, लेकिन उसको अगर प्रश्नार्थी चेंज करना है तो यहाँ पे लिखा गया है, मुलगा उंच आहे का,
तो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये प्रश्नार्थी वाक्य हो गया। उसी तरह आज्ञार्थी मतलब जैसे हमें ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे ऊंच मुलगा खाली वाक। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब ऊंच मुलगा खाली वॉक। आणि दूसरा हमारा दिया है उद्गारार्थी। तीसरा उद्गारार्थी, किती ऊंच आहे हा मुलगा। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उद्गारार्थी बोले तो समझ जाइए आप एक्सक्लामेटरी, और प्रश्नार्थी बोले तो इंट्रोगेटिव, और आज्ञार्थी तो इम्परेटिव, और लास्ट हमारा है नकारार्थी जिसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव कैसा, हा मुलगा बुटका नहीं, मतलब यहाँ खूब ऊंचा है, मतलब बुटका नहीं है, छोटा नहीं है। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस को यहाँ पे रूपांतर करके कई सेंटेंस में बताया गया है। अब हम देखते हैं वाक्यों के प्रकार थोड़ा और गहराई से और एग्जाम्पल में। देखिए, पहले तो मैंने आपको बता दिया है टोटल कितने प्रकार होते हैं वाक्यों के, 4 प्रकार होते हैं। पहला विधानार्थी, प्रश्नार्थी, उद्गारार्थी और आज्ञार्थी। चारों का आपको नाम याद होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कैसे आपको पहचानना है। पहला वाक्य दिया है, मी दररोज अभ्यास करतो। देखिए सेंटेंस क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा हमारा दिया है, शाळा म्हणजे दुसरी माता होय। यह भी क्या है, एकदम सिंपल सेंटेंस है। तो ये दोनों सेंटेंस में क्या नजर आ रहा है, वरील वाक्यात विधाने केली आहेत, मतलब किसी स्टेटमेंट दी गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विधानार्थी वाक्य कहेंगे। देखिए तो यहाँ पे दोनों जो सेंटेंस दिए गए थे विधानार्थी वाक्य है, मतलब स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है। दूसरा हमारा होता है प्रश्नार्थी। पुढील वाक्य नीट वाचा। यहाँ पे दिए गए 2 वाक्य दिए हैं, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा हे पुस्तके तुला कोणी दिले। यह क्या हो गया, कोई क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा तू हे काय खाता है, ये भी कोई क्वेश्चन कर रहा है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा आप आसानी समझ जाएंगे वहाँ पे कौन सा वाक्य रहेगा, प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य पहचानना इतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर लास्ट में ही अगर प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया रहता है या तो क्वेश्चन मार्क दिया तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि वहाँ क्या होता है, प्रश्नार्थी वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, वरील वाक्यात प्रश्न विचारले आहेत म्हणून असा वाक्यांना प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। मतलब जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया, हा कितनी सुंदर दिखावा हा, मतलब ये किसी का भाव है, एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे क्या हो गया, यह उद्गारार्थी वाक्य। दूसरा, शाबाश छानच खेळलास, ये भी क्या हो गया हमारा एक। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाता है, और उद्गारार्थी वाक्य के कोई भी रहते हैं ना वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता है, ये भी पहचानना आसान है। मतलब बच गया आप लोग को 2, एक कौन सा पहचानना, एक विधानार्थी और एक आज्ञार्थी। विधानार्थी कैसे पहचानते हैं, उसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, यह ऑर्डर देता हुआ रहेगा, इसको पहचान सकते हैं, यह हमारा आज्ञार्थी होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, तू आता पढ़त जा, ऑर्डर दे रहा है, तो आता पढ़त जा। दूसरा हमारा है, मधु अभ्यास कर, ये भी क्या है, ऑर्डर दे रहा है। जहाँ पे ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशंस रहे, तो वहाँ पे हमारा विधानार्थी वाक्य रहता है। और कभी कभी जो मैंने बताया था आज्ञार्थी वाक्य रहता है, और विधानार्थी वाक्य को कभी कभी होकारार्थी और नकारार्थी वाक्य में भी पूछ देता है या चेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, मी सहलीला जाईन, तो ये क्या रहेगा, होकारार्थी वाक्य है। मी सहलीला जाणार नाही, यह नकारार्थी वाक्य है। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नकारार्थी, और जो अफर्मेटिव रहेगा उसे होकारार्थी वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाक्यों के प्रकार बता दिया। अब हम देखेंगे वाक्य प्रचार। वाक्य प्रचार मीन्स क्या होता है, मुहावरा। जैसे हिंदी में मुहावरा होता है, इंग्लिश में एडम्स एंड प्रोवर्ब होती हैं, इसी तरह यहाँ पे वाक्य प्रचार मराठी में होता है। अब वाक्य प्रचार कैसा रहेगा, यह आपको 1-2 वाक्य प्रचार दिया रहेगा, या तो वाक्य प्रचार दिया रहेगा उसकी मीनिंग दी रहेगी और उसको सेंटेंस में यूज़ करने को भी आ सकता है, या तो वाक्य प्रचार दिया रहेगा, बोलेगा इस वाक्य प्रचार का अर्थ लिख के उसको अपने वाक्य में यूज़ करो, अपने सेंटेंस में यूज़ करो। इस तरह का एग्जाम में पूछता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, पहला एग्जाम्पल है, पुढील वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। मतलब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिया है, बोला है कि यह जो वाक्य प्रचार दिया है उसका अर्थ बताइए और साथ साथ में अपने वाक्य में यूज़ कर दिए। तो पहला यहाँ पे भान ठेवणे। भान ठेवणे म्हणजे क्या होता है, जाणीव ठेवणे।
इसका वाक्य प्रयोग मेन जो आपको कि जब वाक्य प्रचार का मतलब समझ में आएगा तो ही आप उसको सही तरीके से उसको अपने वाक्य में यूज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप डाइजेस्ट से पढ़ाई करते हो या टारगेट होगा जो भी आपके पास होगा एज ए सॉल्यूशन के हेल्प से, तो उसमें आप डाइजेस्ट में देखिए जहाँ मीनिंग दी रहती है, मीनिंग की जस्ट बाद में वाक्य प्रचार दिया रहता है। वाक्य प्रचार आप पूरी तरह याद कर लीजिए। वाक्य प्रचार अगर याद कर लेते हैं उसका मतलब मीनिंग, तो आप आसानी से उसको अपने वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। आपको लिखना जरूरी है एग्जाम में, कोशिश करिए लिखने के लिए, थोड़ा मोड़ा जो भी लिखते हैं तो भी चलेगा। अब यहाँ पे भान ठेवणे उसका अर्थ लिख दिया है, जाणी ठेवणे यहाँ पे उसका वाक्य में उपयोग भी दिया है। शाळेत शिस्तीने वागायचे असे असते याचे प्रत्येक विद्यार्थ्याने भान ठेवावे। मतलब सभी विद्यार्थियों को ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल में हमें कैसे शिस्ती स्ट्रिक्टली व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए। दूसरा मरगट झटकणे मतलब आलस छोड़ना, आलस छोड़ने, वाक्य का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। चेहरा पड़ने, लाज वाटणे, चेहरा पड़ने में तो खाली होता है, जिसका चेहरा नीचे हो जाता है उसको बोलते हैं तो लाज वाटणे, इसका भी यहाँ पे वाक्य उपयोग दिया है। मेन आपको ना जो वाक्य प्रचार दिया उसका अर्थ आना चाहिए। अगर आपको अर्थ आता है तो आप उसका वाक्य का उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, मान्य रहेगा। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद आती है शब्द संपत्ति। अब शब्द संपत्ति कोई ग्रामर नहीं है, बल्कि शब्द संपत्ति में बहुत ढेर सारे ग्रामर इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि लिंग होता है, लिंग बदला, या लिंग ओढ़ा तो भी होता है। हाँ, एक लिंग बदलने के लिए भी आता है, एक लिंग पहचानने के लिए आता है। फिर वचन के लिए भी आता है, वचन बदला, वचन ओढ़ा। नेक विभक्ति, विभक्ति ओढ़ा, यानी कार्ड, कार्ड में भी आ जाता है। यहाँ पे लिखिए, मैंने सब एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज अगर आपके पास कुछ भी सॉल्यूशन के तौर पे अगर डाइजेस्ट या टारगेट कुछ भी होगा तो उसमें आपके एवरी चैप्टर के एंड में यह सारे जो विभक्ति जो ग्रामर बता रहा हूँ वो सब दिए रहते हैं। अब देखिए और आता है इसमें विधानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी, समानार्थी शब्द आता है और विरुद्धार्थी शब्द आता है। समानार्थी मतलब सिमिलर मीनिंग, विरुद्धार्थी मतलब अपोजिट वर्ड, ये भी आता है। गटात न बसणारा शब्द मतलब कि जो 4 वर्ड दिए रहेंगे उसमें से जो एक गट में नहीं बैठेगा, ऑड मैन आउट जिसको बोलते हैं, असंगत शब्द, उसको हमें बाहर निकालना आता है। यानी एका शब्दाचे भिन्न अर्थ, या तो एक ही शब्द दिया रहेगा उसकी कई मीनिंग होती हैं वह बताना रहता है। जोड़ शब्द, कभी कभी जोड़ शब्द भी पूछ देता है। जोड़ शब्द जैसे क्या आ गया, जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता इस तरह दोनों जुड़े रहते हैं और वह योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ रहता है। या तो आ सकता है शब्द समूह बदल एक शब्द, या तो कभी बोलेगा कोई एक शब्द समूह दे देगा, बोलेगा इसके लिए आप एक शब्द लिखिए। यह सब ग्रामर बेसिक है और आपने 9th क्लास में अगर देखा होगा तो 9th क्लास में सारे ग्रामर्स थे ही, जैसे लिंग बदला, लिंग ओढ़ा, वचन बदला, वचन ओढ़ा, विभक्ति, विभक्तीचे प्रकार, आणि कार्ड, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, गटात न बसणारा शब्द। तो ये सारे ग्रामर को उन्होंने क्या किया है, शब्द संपत्ति के अंडर रख दिया है और शब्द संपत्ति टोटल 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है लेखन नियमानुसार। लेखन नियमानुसार क्या होता है, यह कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में 1-2 वर्ड की जो स्पेलिंग होती है, मात्राएं होती हैं, वो गलत रहेगी तो उसको आपको करेक्शन करके लिखना होगा। या तो कभी कभी इस तरह देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 4 वर्ड दे दिया रहेगा, उस 4 वर्ड में से कोई एक वर्ड जो सही होगा उसको आपको सामने लिखने के लिए बोल देगा। अचूक शब्द ओढ़ा मतलब जिसमें जो सही है उसको हमें चुनना रहेगा, उसको ढूंढना रहेगा। इस तरह भी पूछा जा सकता है, वह लेखन नियमानुसार में आएगा। और लेखन नियमानुसार आप कभी कर सकते हैं जब आप डेली कॉपी राइटिंग इसकी मराठी करेंगे तो ही कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मात्रा प्रॉपर सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे, कहाँ पे मात्रा में क्या दिया है, कहाँ पे क्या दिया है। तो इसके लिए आप लोग को राइटिंग लिखना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट हमारा है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखिए कैसा पूछता है, या तो एग्जाम में क्या दिया रहेगा, विराम चिन्ह दिया रहेगा, ऐसे मार्किंग किया रहेगा, विराम चिन्ह का ऐसे मार्क दिया रहेगा, बोलेगा कि विराम चिन्ह का नाम लिया, मतलब विराम कौन सा विराम चिन्ह है उसका नाम लिखना है। या तो कभी कभी जोड़ियाँ मैच करने के लिए आ जाता है, इस तरह पूछेगा। लेकिन ये क्या करिए, आप जितने विराम चिन्ह यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे, आप सबके नाम याद कीजिए। जैसे पॉइंट दिया रहेगा, फुल स्टॉप इसको हम बोलेंगे पूर्ण विराम, फिर कॉमा रहेगा तो स्वल्प विराम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहे तो प्रश्न चिन्ह, और इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों दिया हुआ तो अवतरण, अवतरण चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे डैश जिसको बोलते हैं अपसारण चिन्ह, और सेमी कॉलन जिसको बोलते हैं यह अर्धविराम, फिर अपूर्ण विराम,
और उसके बाद उद्गार चिन्ह, संयोग चिन्ह, यह जितने भी चिन्ह दिख रहे हैं चिन्ह का नाम याद कर लीजिए। कम से कम 2 नंबर तो यहाँ पे आपको मिल ही जाए, 2 मार्क्स तो आपको मिल ही जाए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सेंटेंस में दिया रहेगा, बोलेगा कि खालील दिले सेंटेंस मधून विराम चिन्ह ओळखून लिहा, मतलब विराम चिन्ह दिए गए सेंटेंस में आपको चुन करके उसका नाम लिखना रहेगा। समझिए वहाँ पे अगर फुल स्टॉप रहेगा तो फुल स्टॉप लिखना है और सामने उसका क्या नाम है, पूर्ण विराम लिख देना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया तो क्वेश्चन मार्क लिखना है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लिख देना है। इस तरह भी पूछ सकता है, कई तरीके से पूछेगा, बट आपको ये सारे के सारे नाम आपको पता होंगे। अब ऐसे ही मैं एक ग्रामर का आपको लाइव क्लास के लिए छोटा सा एक ग्रामर का टेस्ट रखूँगा मराठी का, जिसमें आपको ये सारे के सारे ग्रामर इंक्लूड रहेंगे, तो उससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ अगर और मराठी के ग्रामर या किसी चीज़ का डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।